बीरबल और लालची सेठ। मुगली अंबरन बुद्धि और न्याय की चर्चा हमेशा गर्म रहती थी। इसका श्रेय जाता था उनके प्रिय नवरत्न बीरबल को, जिनकी हाजिर जवाबी से हर मुश्किल आसान हो जाती थी। आगरा शहर में एक अत्यंत धनी पर मक्कार व्यापारी रहता था, जिसका नाम था हीरालाल। हीरालाल इतना लालची था कि उसकी तिजोरियां सोने चांदी से भरी होने के बावजूद उसका मन हमेशा दूसरों की संपत्ति पर ही टिका रहता था। वो कौड़ी कौड़ी के लिए दूसरों की गरीबी का फायदा उठाने से जरा भी नहीं हिचकिचाता था। एक दिन हीरालाल ने अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए एक मेहनती पर भोले किसान की उपजाऊ जमीन कौड़ियों के भाव हथिया ली। किसान जानता था कि वो ठगा गया है, इसलिए वो हताश होकर न्याय की आस में सीधे बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। अकबर ने किसान की व्यथा सुनकर तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए। वे समझ गए कि अब समय आ गया है कि इस लालची सेठ को उसकी अपनी ही चालों में फंसाकर ऐसा सबक सिखाया जाए जिसे वो जीवन भर न भूले। बीरबल ने तुरंत हीरालाल को दरबार में हाजिर होने का फरमान भेजा। हीरालाल फरमान मिलते ही अत्यधिक आत्मविश्वास और घमंड के साथ दरबार में हाजिर हुआ। वो अपने महंगे वस्त्रों और अकड़ के साथ बादशाह के सामने खड़ा हो गया। उसे यकीन था कि वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अकबर को आसानी से प्रभावित कर लेगा और ये गरीब किसान उसे छू भी नहीं सकता। बीरबल ने शांत भाव से उसे बैठने को कहा और फिर सीधा प्रश्न किया, सेठ जी, ये किसान शिकायत कर रहा है कि आपने छल से उसकी उपजाऊ जमीन कौड़ियों के भाव हथिया ली। इस सौदे की सच्चाई क्या है? हीरालाल ने अपनी चाल चली। उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर, मैं तो बस व्यापार करता हूं। हमने कानूनी कागजात बनाए हैं। किसान ने पूरी सहमति से जमीन बेची है। बाजार में कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें मेरा क्या दोष? बीरबल ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ सेठ की ओर मुड़कर कहा, ठीक है, हम मान लेते हैं कि सौदा जायज है, लेकिन एक छोटा सा संदेह है। सेठ जी, जब आपने ये जमीन खरीदी तो क्या आपने जमीन के ऊपर की चीजें भी खरीदी थी? मेरा मतलब है, क्या जमीन के ठीक ऊपर की हवा या भविष्य में उस पर उगने वाली फसलें अब पूरी तरह से आपकी हो गई हैं? सेठ, जो बीरबल की बातों से पहले परेशान हो रहा था, इस प्रश्न पर फिर से आत्मविश्वास से भर गया। उसने जोर देकर कहा, यह कैसा बचकाना सवाल है बीरबल जी। जब मैंने जमीन खरीदी है तो जमीन पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। भला कोई जमीन को बिना उसके ऊपर की चीजों के कैसे खरीद सकता है? हां, यह सच है कि जमीन के ऊपर उगने वाली हर चीज, घास, पेड़, यहां तक कि किसान की पुरानी झोपड़ी भी अब कानूनी रूप से मेरी संपत्ति है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत खूब सेठ जी, आपने बात स्पष्ट कर दी। इसका अर्थ है कि अब आप ही इस जमीन के मालिक हैं और आप ही उस पर बनी झोपड़ी के मालिक भी हैं। बीरबल ने तुरंत किसान की ओर देखा, जो सहमा हुआ खड़ा था। किसान, जमीन तो सेठ जी की है ही, लेकिन अब तुम्हारी झोपड़ी भी उनकी हो चुकी है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, सेठ जी, आप इस झोपड़ी का क्या करेंगे? क्या आप इसे किराए पर लेंगे या आप इसे तुरंत खाली करवाएंगे? सेठ जी की आंखें लालच से चमक उठीं। उन्हें लगा कि ये उनके लिए एक और जीत है। किराया? बीरबल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब ये पूरी संपत्ति अब मेरी है तो मैं इस पुरानी टूटी झोपड़ी को क्यों किराए पर लूंगा? मैं चाहता हूं कि ये किसान तुरंत इसे खाली कर दे और इसे पूरी तरह से मेरी जमीन से हटा दे। सेठ ने गुर्राते हुए कहा। बीरबल ने बड़ी शांति से अपनी दाढ़ी सहलाई। बहुत खूब सेठ जी, आपका आदेश मान्य है। उन्होंने तुरंत किसान की ओर देखा, जो अब थोड़ा भ्रमित और डरा हुआ था। किसान, सेठ जी चाहते हैं कि तुम उनकी झोपड़ी खाली कर दो। फिर बीरबल ने एक गहरी सांस ली और विजयी मुद्रा में सेठ की ओर मुड़े। लेकिन सेठ जी, जब किसान ने ये झोपड़ी बनाई थी तब उसने इसमें अपनी सामग्री जैसे मिट्टी, फूस और लकड़ी का इस्तेमाल किया था। उसने जमीन तो बेच दी,
लेकिन झोपड़ी में लगी सामग्री नहीं बेची थी, है ना? सेठ का चेहरा उतर गया। बीरबल ने बात पूरी की, तो किसान को खाली करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ है कि वो अपनी सामग्री यानी झोपड़ी की एक एक ईंट, तिनका और लकड़ी को अपने साथ ले जा सकता है। आप जमीन की नींव और खाली जगह के मालिक बने रहेंगे। सेठ का अहंकार चूर चूर हो गया। ये सुनते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि जिस कीमती जमीन के लिए उसने इतना षड्यंत्र रचा था, उस पर अब केवल धूल और नीम ही बचेगी। उसने घबराकर किसान की ओर देखा, जो पहले से ही झोपड़ी की छत से फूस और खंभे निकालने की तैयारी कर रहा था, अपने औजारों को पैना करते हुए। रुको, रुको, सेठ चिल्लाया। उसकी आवाज में अब धूर्तता नहीं, बल्कि साफ हताशा थी। ये कैसी तोड़फोड़? ये तो सरासर नुकसान है। किसान भाई, कृपया तुम ये झोपड़ी मत हटाओ। मुझे तुम्हारी ये सामग्री नहीं चाहिए, और मैं खाली जमीन लेकर क्या करूंगा? बीरबल ने विजयी मुद्रा में मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा, तो आप क्या चाहते हैं सेठ जी? क्या आप फिर से ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहेंगे? सेठ ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और घुटनों पर बैठ गया। महाराज बीरबल, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं किसान को उचित किराया चुकाने को तैयार हूं, और भविष्य में ऐसी मूर्खतापूर्ण चाल कभी नहीं चलूंगा। बस मुझे ये झोपड़ी इसी अवस्था में चाहिए और मेरी इज्जत बच जाए। किसान ने राहत की सांस ली। न्याय हो चुका था और लालची सेठ को आखिरकार सबक मिल गया था। बीरबल ने कुछ क्षणों के लिए सेठ की ओर देखा, मानो उसके पश्चाताप की गहराई को तौल रहे हों। ठीक है सेठ जी, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, चूंकि आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए आपकी इज्जत बची रहेगी, लेकिन न्याय का तराजू संतुलित रहना चाहिए। उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया। सेठ को किसान का बकाया किराया 3 गुना अधिक करके चुकाना होगा। साथ ही जुर्माने के तौर पर वो किसान को अपनी 1 महीने की कमाई देगा, ताकि किसान झोपड़ी को सही से व्यवस्थित कर सके। बीरबल ने सुनिश्चित किया कि यह समझौता शाही मुहर के तहत लिखित में हो। सेठ ने बिना किसी विरोध के तुरंत शर्त मान ली। उसने शर्मिंदा होकर किसान को पैसा सौंपा और बीरबल को झुककर धन्यवाद दिया, ये समझते हुए कि लालच ने उसे कितनी बड़ी कीमत चुकवाई है। किसान की आंखें कृतज्ञता से भर आई। अकबर के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की, जिसने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि किसी भी जटिल समस्या का समाधान केवल बुद्धि और ईमानदारी से ही संभव है। बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे दरबार का अनमोल रत्न हो। तुम्हारी त्वरित बुद्धि न्याय को जीवित रखती है और प्रजा का विश्वास बनाए रखती है। लालची सेठ, जिसे अपनी हार का सामना करना पड़ा था, उसने उस दिन के बाद अपने व्यापार के तरीकों पर गंभीरता से विचार किया। उसने महसूस किया कि धन से ज्यादा जरूरी प्रतिष्ठा और ईमानदारी होती है, और लालच केवल अपमान ही लाता है। उधर किसान अपनी झोपड़ी को बचाने और न्याय पाने की खुशी में फूला नहीं समा रहा था। वो बीरबल के चरणों में झुक गया और आजीवन उनका ऋणी रहने का वचन दिया। उस शाम आगरा के बाजार में ये कहानी दूर दूर तक फैली। हर कोई बीरबल के नाम का जयगान कर रहा था, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से ये सिद्ध कर दिया था कि सच्चाई और ईमानदारी को कभी हराया नहीं जा सकता। ये घटना एक नैतिक सबक बन गई कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अंततः महंगा ही साबित होता है। सेठ को मिली सजा और अपमान ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था, पर यह उसकी लालच की आग को बुझा नहीं पाया। शर्मिंदगी से सिर झुकाए वो महल से निकला, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की भावना सुलग रही थी। उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वो बीरबल से इस सार्वजनिक अपमान का बदला अवश्य लेगा और किसी भी तरह उन्हें बादशाह की नजरों में गिराएगा। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने विशेष कक्ष में बुलाया। बीरबल, तुम हमेशा मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक साबित होते हो।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा न्याय न केवल समस्या का समाधान करता है, बल्कि उस समाधान से समाज को एक अमूल्य नैतिक शिक्षा भी मिलती है। मुझे तुम पर गर्व है। बीरबल ने विनम्रता से बादशाह का आभार व्यक्त किया। हालांकि उन्हें बादशाह की प्रशंसा से खुशी हुई, पर उनकी आंखें जानती थी कि सेठ की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्हें अंदाजा था कि वह लालची सेठ चुप बैठने वाला नहीं है और अब अगली चुनौती किसी और रूप में दरबार में दस्तक देगी। उन्होंने भांप लिया था कि ये हार उस सेठ को और भी ज्यादा कुटिल बना देगी। दरबार से अपमानित होकर निकला वो लालची सेठ अपना सिर पीट रहा था। उसकी संपत्ति भले ही सुरक्षित रही हो, पर उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। लालच की आग अब व्यक्तिगत प्रतिशोध की ज्वाला बन चुकी थी। उसने कसम खाई कि वो बीरबल के ज्ञान और बादशाह की बुद्धिमत्ता को सार्वजनिक रूप से चुनौती देगा, ऐसी चुनौती जिसका कोई सीधा उत्तर न हो। अगले ही सप्ताह सेठ ने एक नई चाल चली। वो राजदरबार में उपस्थित हुआ, लेकिन इस बार वो न तो किसी विवाद के लिए आया था और न ही किसी खोई हुई वस्तु के लिए। उसने अत्यंत विनम्रता का नाटक करते हुए बादशाह अकबर को एक भेंट समर्पित की, एक बेहद नक्काशीदार बंद लकड़ी का संदूक। जहां पनाह, सेठ ने शांत स्वर में कहा, मैंने सुना है कि बीरबल हर चीज का मोल लगा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि वे इस संदूक को खोलें और इसमें रखी चीज का न केवल नाम बताएं, बल्कि उसका सही सही मूल्य भी आके। बीरबल ने उस बंद संदूक को देखा। उन्हें पता था कि सेठ ने कुछ ऐसा किया होगा जो सामान्य ज्ञान की सीमा से परे हो। उन्होंने संदूक को उठाया। वो आश्चर्यजनक रूप से हल्का था। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों कि अब क्या होगा। दरबार में सन्नाटा पसर गया। सब समझ गए थे कि ये सेठ की ओर से बीरबल की बुद्धि पर फेंका गया दूसरा पासा है। बीरबल ने संदूक को उल्टा पलटा, फिर धीरे से हिलाया। संदूक के भीतर से कोई आवाज नहीं आई। बीरबल के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में चुनौती का भाव स्पष्ट था। जहां पनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह संदूक अपने आप में एक पहेली है। ये सेठ की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कम और उनकी लालच की गहराई अधिक दर्शाता है। सेठ ने अकड़कर अपनी छाती फुलाई। सीधी बात कहिए बीरबल। बीरबल ने सेठ की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, मैं बताता हूं। इस संदूक में कोई सोने का सिक्का या कीमती हीरा नहीं है। इसमें धैर्य है, धैर्य उस मूर्ख व्यक्ति का जो इस वस्तु को खोलने की उम्मीद में घंटों इंतजार करेगा। लेकिन यदि आप भौतिक वस्तु का नाम जानना चाहते हैं, बीरबल ने विराम लिया, तो मैं कहता हूं कि इसके भीतर एक सूखी हुई मिट्टी की ढेली है। दरबार चौंक उठा। बीरबल ने आगे कहा, इसका मूल्य यदि मिट्टी के हिसाब से देखा जाए तो शून्य है, लेकिन सेठ की धूर्तता और मेरे ज्ञान को चुनौती देने के प्रयास को देखते हुए इसका मूल्य 1,00,000 अशर्फी है। अब आप ही बताएं, सेठ, आप किस चीज का मोल लगवा रहे थे? सेठ का मुख पीला पड़ गया। उसकी आंखें नीचे झुक गई और वो पसीने से भीग गया। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी पगड़ी कसी और हकलाकर बोला, जहां पनाह, ये घोर अन्याय है। मैंने तो केवल एक छोटा सा रहस्य रखा था। एक सूखी मिट्टी की ढेली के लिए मैं भला 1,00,000 अशर्फी क्यों दूं? मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा। बादशाह अकबर मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सेठ जी, बीरबल ने सही कहा। आपने मिट्टी के नाम पर हमारे दरबार के समय और बीरबल के ज्ञान का मोल लगाया था। अब आपको उस चुनौती की कीमत चुकानी होगी। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर न्याय सुनाया। बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देने और दरबार को भ्रमित करने के अपराध में तुम्हें 50,000 अशर्फी राजकोष में जमा करानी होंगी। लालची सेठ ने सिर झुका लिया। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था और उसने शर्मिंदगी के साथ दंड स्वीकार किया। दरबार में सबने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता की जय जयकार की। सेठ ने अगले दिन ही 50,000
अशरफी राजकोष में जमा करा दी। भारी मन से और शर्मिंदगी से सिर झुकाए वो दरबार से जाने के लिए तैयार हुआ। जाते समय बीरबल ने उसे रोका। बीरबल ने शांत और सौम्य स्वर में कहा, सेठ जी, ये दंड केवल धन हानि नहीं था। ये सबक था कि ज्ञान और समय का मूल्य किसी भौतिक वस्तु की कीमत से कहीं ज्यादा होता है। मिट्टी का कोई मोल नहीं, लेकिन उस बुद्धिमानी का मोल अनमोल है जिसने तुम्हारे अहंकार को तोड़ा। लालच आपको क्षणिक लाभ दे सकता है, पर अंत में वो हमेशा हानि ही पहुंचाता है। सेठ की आंखों में अब पश्चाताप था। उसने बीरबल के चरणों को छूकर माफी मांगी और कसम खाई कि वो भविष्य में कभी भी अपने धन का अहंकार नहीं दिखाएगा और न ही किसी विद्वान का समय व्यर्थ करेगा। इस घटना के बाद सेठ ने अपने व्यापार में ईमानदारी और विनम्रता को अपनाया और धीरे धीरे वो लालची सेठ के बजाय एक ईमानदार और नेक सेठ के रूप में जाना जाने लगा। सेठ के इस हृदय परिवर्तन की खबर शीघ्र ही बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उनकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। बादशाह ने कहा, बीरबल, आपने एक धनी व्यक्ति को दंडित नहीं किया, बल्कि उसे सच्चा मार्ग दिखाया। धन का अहंकार तोड़ना तलवार का काम नहीं, बल्कि ज्ञान की शक्ति का प्रदर्शन है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, लालच एक रोग है और ज्ञान ही उसकी औषधि। सेठ ने अपनी गलती स्वीकार की और अपना जीवन बदला। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। यह घटना अकबर के दरबार में कई वर्षों तक नैतिकता और न्याय के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में याद रखी गई। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और विनम्रता में निहित होती है। सेठ ने अपनी शेष जिंदगी ईमानदारी से व्यतीत की और हमेशा बीरबल को अपना सच्चा गुरु माना। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में केवल प्रशंसा नहीं, बल्कि गहरा सम्मान था। उन्होंने तुरंत बीरबल को एक कीमती रत्न जड़ित हार भेंट किया, ये कहते हुए कि ऐसी समझदारी और मानवता की सेवा किसी भी भौतिक पुरस्कार से परे है। दरबारियों ने एक स्वर में बीरबल की जय जयकार की। इस घटना के दूरगामी परिणाम हुए। पूरे साम्राज्य में ये कथा फैल गई और कई छोटे व्यापारी जो पहले छलकपट का सहारा लेते थे, उन्होंने भी ईमानदारी का मार्ग अपना लिया। लालची सेठ, अब एक विनम्र व्यक्ति, ने बीरबल की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपना शेष जीवन दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने अपने कमाए हुए धन का उपयोग एक सार्वजनिक भोजनालय बनवाने में किया, जहां हर भूखे व्यक्ति को भोजन मिलता था। यह भोजनालय ज्ञान की रसोई के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सदा बीरबल की विजय और ज्ञान के महत्व का प्रतीक बना रहा। बीरबल की ये सूझबूझ सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही कि चरित्र का धन संपत्ति के धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। सम्राट अकबर जब इस अद्भुत परिवर्तन के साक्षी बने, तो उनका हृदय गर्व से भर उठा। उन्होंने भरे दरबार में बीरबल की सराहना करते हुए कहा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र को भी नवजीवन देने की क्षमता रखती है। इस घटना के बाद ज्ञान की रसोई की यश दूर दूर तक फैल गई, जिससे प्रेरित होकर अन्य धनी व्यापारियों ने भी दान पुण्य के कार्यों में रुचि लेनी शुरू कर दी। वो लालची सेठ, जिसका नाम अब लोग आदर से लेते थे, कभी कभी दरबार में आकर बीरबल के चरणों में अपना आभार व्यक्त करता। उसने बीरबल को अपना सच्चा मार्गदर्शक माना। इस ऐतिहासिक प्रकरण ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे न्याय और सूझबूझ से भरे हुए व्यक्ति के सामने अहंकार और लोभ अधिक समय तक टिक नहीं पाते। बीरबल का नाम पूरे साम्राज्य में बुद्धिमत्ता और मानवीयता का पर्याय बन गया, और उनकी ये कहानी पीढ़ियों तक न्याय और करुणा का पाठ पढ़ाती रही। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता के इस स्थायी प्रभाव को देखकर बहुत आनंदित हुए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि बीरबल का ज्ञान उनके साम्राज्य का अमूल्य रत्न है। अकबर ने लालची सेठ को न्यायधर्मी सेठ की उपाधि दी, जिससे ये स्पष्ट हो गया
कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती सुधार ले तो समाज उसे क्षमा कर सम्मान देता है। इस घटना के बाद दरबार में होने वाली चर्चाओं का स्तर और भी ऊंचा हो गया। अब हर समस्या को केवल शक्ति से नहीं बल्कि तर्क और मानवीय दृष्टिकोण से हल करने पर बल दिया जाता था। बीरबल ने कभी भी अपने यश का अहंकार नहीं किया। वो हमेशा यही समझाते रहे कि सच्ची महानता संपत्ति में नहीं बल्कि मन की उदारता और दूसरों के प्रति करुणा में निहित है। सेठ की कहानी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई कि हृदय परिवर्तन से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता और सही मार्गदर्शक मिल जाए तो हर कोई बदल सकता है। उनकी ये सीख आज भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस गहन अनुभव के बाद सेठ ने अपने पुराने जीवन की सारी संपत्ति जरूरतमंदों के लिए समर्पित कर दी। उसका मन अब हल्का और शांत था। वो अक्सर दरबार आता और बीरबल के चरणों में बैठकर जीवन की सच्ची शिक्षा ग्रहण करता। बादशाह अकबर ने इस पूरे प्रकरण को मन की विजय का नाम दिया। उन्हें अब यह विश्वास हो गया था कि बीरबल की प्रतिभा केवल न्याय तक सीमित नहीं है बल्कि उसमें सामाजिक सुधार की अद्भुत क्षमता है। ये कहानी दूर दराज के राज्यों में भी पहुंची जिससे बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। लेकिन बीरबल हमेशा विनम्र रहे। वो जानते थे कि हर समस्या एक नया अवसर लाती है, एक अवसर ये दिखाने का कि प्रेम और तर्क तलवार से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अब राज्य में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बीरबल की राय अवश्य ली जाती थी, क्योंकि सभी जानते थे कि उनकी दृष्टि केवल वर्तमान पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर भी टिकी रहती है। लेकिन हर शांति के दौर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को तकलीफ देते हैं। इसी राज्य में एक अत्यंत लालची और धूर्त सेठ था जिसका नाम था धर्मदास। धर्मदास का लालच असीमित था। वो अपनी धन संपदा को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने बाजार में अनाज के बड़े बड़े गोदाम बना लिए थे और कृत्रिम रूप से कमी पैदा करके ऊंचे दामों पर सामान बेचता था। गरीब जनता उसके शोषण से त्रस्त थी और दिन प्रतिदिन महंगाई की मार झेल रही थी। जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई और लोगों ने भूख से बिलखना शुरू कर दिया तो कई शिकायतें सीधे बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंची। अकबर ने समझा कि यह मामला केवल धन का नहीं बल्कि मानवता के पतन का है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और इस समस्या का ऐसा हल निकालने को कहा जिससे लालची सेठ सबक सीखे और जनता को राहत मिले। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा सिर आंखों पर रखी और एक क्षण विचार करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा। उस सेठ को धन की भूख है और हम उसी भूख का उपयोग उसे सबक सिखाने के लिए करेंगे। अगले ही दिन बीरबल ने पूरे शहर में गुप्त रूप से ये घोषणा करवा दी कि बादशाह एक विशेष ईमानदारी की दावत का आयोजन कर रहे हैं। इस दावत में केवल 2 लोगों को बुलाया जाएगा, एक जो शहर का सबसे धनी का व्यक्ति है और दूसरा जो सबसे गरीब है। ये सुनकर मुनाफाखोर सेठ के कान खड़े हो गए। उसे लगा कि सबसे धनी का खिताब और शाही सम्मान जीतने का ये सुनहरा मौका है। सेठ तुरंत अपनी बेहतरीन पोशाक पहनकर हाथ में बहुमूल्य भेंट लिए दरबार की ओर चल पड़ा, ये साबित करने के लिए कि उससे ज्यादा अमीर इस सल्तनत में और कोई नहीं है। वो इस दावत में सबसे धनी घोषित होने के लिए आतुर था। दूसरी ओर शहर के सबसे कोने में रहने वाला एक निर्धन किसान भी उस निमंत्रण पर संकोच करते हुए दरबार पहुंचा। अब दरबार में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि बीरबल दोनों विजेताओं को कैसे चुनते हैं। बीरबल ने एक गहरी मुस्कान के साथ दरबार की ओर देखा। उन्होंने कहा, हुजूर, दौलत का पैमाना केवल तिजोरी में रखे सिक्कों से नहीं मापा जाता। असली दौलत तो दिल की उदारता और दूसरों के काम आने की भावना से पहचानी जाती है। उन्होंने लालची सेठ और गरीब किसान दोनों को मंच के पास बुलाया। आज मैं एक बहुत ही सरल परीक्षा लूंगा, बीरबल ने घोषणा की। आप दोनों को महल से बाहर जाना होगा और मुझे कल सुबह तक ये बताना होगा कि आप में से किसने आज रात सबसे बड़ा दान किया।
शर्त यह है कि दान ऐसा हो जिसका कोई मोल न लगा सके। लालची सेठ तुरंत अपनी जेबें टटोलने लगा, बड़ी रकम देने की योजना बनाने लगा। लेकिन बीरबल की शर्त सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। जिसका मोल न हो, ये कैसी शर्त है? उधर निर्धन किसान डरकर कांप रहा था। उसके पास तो बस फटे कपड़े और एक सूखी रोटी थी। वो क्या दान कर सकता था? दोनों उस अजीब परीक्षा को लेकर अलग अलग विचारों में डूब गए और दरबार से विदा हुए। अब बादशाह और बाकी दरबारी बेसब्री से अगले दिन की सुबह का इंतजार कर रहे थे। लालची सेठ रात भर सो नहीं सका। वो बार बार बीरबल की शर्त पर माथा पच्ची कर रहा था। अंत में उसने फैसला किया कि यदि मोल न लगा पाने वाली चीज चाहिए तो वो इतनी बड़ी रकम दान करेगा कि बादशाह को भी आश्चर्य हो जाए। उसने अपनी सबसे पुरानी और मूल्यवान संपत्ति, एक प्राचीन सोने की मूर्ति, निकाली। सेठ ने तय किया कि वो दरबार में घोषणा करेगा कि इस मूर्ति का मूल्य लगाना असंभव है, क्योंकि ये श्रद्धा की वस्तु है, धन की नहीं। उधर निर्धन किसान भारी मन से अपनी टूटी झोंपड़ी की ओर लौट रहा था। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। ये सोचकर वो निराश था। रास्ते में उसे एक घायल यात्री मिला जो भीषण ठंड और प्यास से बेहाल था। किसान के पास एक छोटा मिट्टी का घड़ा था जिसमें थोड़ा पानी बचा था और उसकी एकमात्र सूखी रोटी। बिना सोचे समझे उसने यात्री को पानी पिलाया और अपना इकलौता भोजन उसे खिला दिया। उसने अपने शरीर को ढकने वाली फटी चादर भी यात्री को ओढ़ा दी और खुद ठिठुरता हुआ रात बिताने के लिए निकल पड़ा। किसान को रत्ती भर भी ये एहसास नहीं था कि उसने अपना सबसे बड़ा अमूल्य दान कर दिया है। अगले दिन की सुबह वो किसान किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने गांव पहुंचा। ठंड और थकावट ने उसे लगभग तोड़ दिया था, लेकिन पेट की चिंता उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर रही थी। वहां पहुंचते ही उसे एक और बड़ा सदमा लगा। गांव के सबसे क्रूर और लालची सेठ, जिसका नाम धर्मपाल था, ने उसकी छोटी सी पुश्तैनी जमीन हड़पने की तैयारी कर ली थी। सेठ ने धमकी दी थी कि यदि आज शाम तक किसान अपना बकाया कर्ज नहीं चुकाता तो वो जमीन पर अपना कब्जा कर लेगा। किसान तुरंत सेठ धर्मपाल के पास गया, उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया और अपनी मजबूरी बताई। लेकिन सेठ का हृदय पत्थर का था। उसने किसान को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और अट्टहास करते हुए कहा, कल सुबह जमीन मेरी होगी। निराश किसान को कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसे अब बस इतना याद था कि जिस यात्री को उसने रात भर बचाया था वो खुद को बादशाह के दरबार का एक मामूली दरबारी बता रहा था। किसान ने अब अंतिम आस के रूप में न्याय की गुहार लगाने का फैसला किया और दरबार की ओर रुख किया। किसान किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अगले दिन सुबह सुबह शाही दरबार पहुंचा। दरबार की भव्यता देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन अपनी जमीन खोने का डर इस घबराहट से कहीं ज्यादा था। उसने सुरक्षा कर्मियों से विनती की और किसी तरह बादशाह अकबर के सामने पेश होने में कामयाब रहा। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके दाहिनी ओर चतुर वजीर बीरबल मौजूद थे। किसान ने जमीन पर दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए अपनी सारी कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे सेठ धर्मपाल ने जबरदस्ती उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की है और उसे निकाल दिया है। उसने उस अजनबी यात्री का भी जिक्र किया जिसे उसने रात में आश्रय दिया था। बीरबल ने किसान की व्यथा बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि मामला केवल लालच का नहीं बल्कि साफ अन्याय का है। अकबर को भी सेठ धर्मपाल की नीयत पर गुस्सा आया। बीरबल ने बिना देर किए आदेश दिया कि सेठ धर्मपाल को तत्काल दरबार में उपस्थित किया जाए। कुछ ही घंटों में सेठ धर्मपाल को शाही सिपाहियों द्वारा दरबार में उपस्थित किया गया। वो अपनी धन संपदा के अहंकार में चूर था। उसके चेहरे पर न तो कोई शर्म थी और न ही कोई डर। उसने आते ही बड़े आत्मविश्वास से बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया। बीरबल ने बिना समय गवाए सीधा सवाल किया, सेठ जी,
इस किसान का आरोप है कि आपने जबरदस्ती इसकी जमीन हड़प ली है। आपका क्या कहना है? सेठ धर्मपाल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, ये किसान झूठा है। मैंने ये जमीन कानूनी तौर पर खरीदी है। मेरे पास विक्रय पत्र और गवाह दोनों हैं। उसने कागजात का पुलिंदा आगे बढ़ाया। ये जमीन मेरी है और अब मैं ही इसका मालिक हूं। बीरबल ने कागजात को छुआ तक नहीं। उन्होंने अपनी आंखें संकरी की और सेठ की ओर देखकर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, ठीक है सेठ जी, यदि जमीन आपकी है तो जमीन पर मौजूद कुआं किसका है? ये सवाल सुनकर सेठ थोड़ा चौंक गया। उसने पल भर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जमीन मेरी है तो जमीन पर मौजूद हर चीज, पेड़, फसल और हां, वो कुआं भी मेरा ही है। बीरबल ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया, मानो वो ठीक यही जवाब सुनना चाहते थे। अब बीरबल की चाल शुरू होने वाली थी। बहुत खूब, बीरबल ने अपनी विजयी मुस्कान को चौड़ा करते हुए कहा, तो ये बात तय है कि कुआं आपका है और जमीन उस किसान की। लेकिन सेठ जी, आपने अपनी निजी संपत्ति को दूसरे की जमीन पर बिना अनुमति के क्यों रखा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि यह गैरकानूनी है? लालची सेठ सक्का गया। उसने कुएं पर अपना अधिकार इसलिए जताया था ताकि वो किसान को पानी के लिए तरसा सके, लेकिन बीरबल की बातों ने पासा पलट दिया था। बीरबल ने आगे कहा, अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला, आप हर महीने कुएं द्वारा घेरी गई जमीन का किराया उस किसान को देना शुरू करें, क्योंकि वो जमीन का मालिक है। या दूसरा, आप फौरन अपने कुएं को उस किसान की जमीन से हटा लें। ये सुनकर सेठ के माथे पर पसीना आ गया। कुएं को हटाना असंभव था, और यदि वो किराया देता तो उसे किसान को ही पैसे देने पड़ते, जिससे उसका सारा लालच धूल में मिल जाता। बीरबल की इस अद्वितीय चाल ने सेठ को पूरी तरह से फंसा दिया था। अब वो गिड़गिड़ाने लगा। सेठ ने अपने घुटने टेक दिए और अपनी गलती स्वीकार की। वो तुरंत किसान की ओर मुड़ा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा कुआं खरीदने के लिए तैयार हूं। तुम जो कीमत मांगोगे मैं दे दूंगा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, अब बात केवल कुएं की नहीं सेठ, बात तुम्हारे लालच की है। तुमने एक गरीब किसान को धोखा देने की कोशिश की और उसके हज की चीज छीनने की साजिश रची। बादशाह अकबर, जो अब तक खामोश थे, बीरबल की बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सेठ को जुर्माने के तौर पर किसान को उचित मुआवजा देना होगा, ताकि उसके हुए नुकसान की भरपाई हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि कुएं का मालिकाना हक किसान को ही सौंपा जाए। सेठ का सिर शर्म से झुक गया। लालच का परिणाम उसे तुरंत भुगतना पड़ा, और इस तरह किसान को बीरबल की बुद्धिमानी से उसका न्याय मिल गया। दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। बादशाह अकबर ने चैन की सांस ली। उन्होंने बीरबल की ओर घूमकर अत्यंत प्रसन्नता से कहा, निस्संदेह तुम्हारा न्याय सदैव दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमारे शासन की सबसे बड़ी धरोहर है। सेठ ने भारी और अपमानित मन से बिना किसी बहस के जुर्माने की रकम अदा की। भरे दरबार से बाहर निकलते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। लालच ने उसे इतना बड़ा सबक सिखाया था कि अब उसे धन संपत्ति से अधिक अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा का दुख था। उसने प्रतिज्ञा की कि वह भविष्य में कभी भी किसी सीधे सादे व्यक्ति को ठगने का प्रयास नहीं करेगा। उधर किसान ने कृतज्ञता से बीरबल और बादशाह के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया। वो खुशी खुशी अपने कुएं की ओर लौट गया, जहां अब वो बिना किसी डर के अपने श्रम का फल भोग सकता था। इस घटना के बाद राज्य भर में बीरबल की न्यायप्रियता की चर्चा और भी जोर से होने लगी। लोगों ने कहा कि जहां बीरबल हो वहां अन्याय कभी ठहर नहीं सकता। उस घटना के बाद लालची सेठ का जीवन पूरी तरह बदल गया। अपमान की आग में तपकर अब वो अपनी धन संपत्ति को दान पुण्य के कार्यों में लगाने लगा। उसने सबसे पहले उस किसान के पास जाकर न केवल उसे उसका पैसा लौटाया, बल्कि अपनी गलती के लिए
सार्वजनिक रूप से क्षमा भी मांगी। सेठ का ये हृदय परिवर्तन राज्य में चर्चा का विषय बन गया और अब लोग उसकी लालच के लिए नहीं बल्कि उसके पश्चाताप और ईमानदारी के लिए उसकी तारीफ करने लगे। इधर दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और स्नेह था। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुमने सिर्फ एक सीधे सादे व्यक्ति को न्याय नहीं दिलाया बल्कि एक भ्रष्ट आत्मा को भी सही राह दिखाई। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह आपकी न्यायप्रियता का ही फल है कि सत्य को बोलने का साहस मिलता है। बादशाह मुस्कुराए। बीरबल, तुम हमेशा मेरी प्रशंसा को अपनी विनम्रता से ढक देते हो। ये कला भी सिर्फ तुम्हारे पास है। उन्होंने फिर पूरे दरबार को संबोधित किया। याद रखना, न्याय का वास्तविक अर्थ केवल सजा देना नहीं बल्कि सुधार करना भी है। ये सेठ लालचंद की कहानी हमें सिखाती है कि संपत्ति से अधिक चरित्र महत्वपूर्ण है। उधर सेठ लालचंद ने सचमुच अपनी जीवन शैली बदल ली थी। उसने बीरबल के न्याय को जीवन का सबसे बड़ा पाठ माना। उसने अपनी तिजोरियां गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खोल दी। जिस कुएं को उसने हथियाने की कोशिश की थी, उसे उसने सार्वजनिक प्याऊ और धर्मशाला के रूप में बदलवा दिया। अब वो लालच के लिए नहीं बल्कि अपनी उदारता और दानशीलता के लिए जाना जाता था। उसने बीरबल को धन्यवाद कहने के लिए राजमहल में एक भेंट भी भेजी, जिसे बीरबल ने विनम्रता से लौटा दिया। बीरबल जानते थे कि सच्चा इनाम तो सेठ का बदला हुआ हृदय है। आगरा की प्रजा में सेठ लालचंद के इस अप्रत्याशित हृदय परिवर्तन की खबर तेजी से फैली। जिन लोगों ने कभी उसकी कंजूसी और लालच के किस्से सुने थे, वे अब उसकी दानशीलता के गुणगान करने लगे। ये घटना केवल एक सेठ के सुधरने तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गई कि न्याय का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि सुधार करना भी होता है। सम्राट अकबर, जो इस पूरे घटनाक्रम पर बारीक नजर रखे हुए थे, बीरबल की दूरदर्शिता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने एक दिन बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने लालचंद को केवल कुएं का मालिक नहीं बनाया बल्कि उसकी आत्मा का उद्धार कर दिया। तुम्हारा न्याय तलवार की धार जैसा तीखा होकर भी अमृत जैसा मीठा है। तुमने सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ी जीत वह है जहां शत्रु भी मित्र बन जाए। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, ये सब आपकी प्रेरणा और न्याय की चाहत का परिणाम है। इस घटना के बाद बीरबल का यश और भी अधिक फैल गया। बीरबल के इस असाधारण न्याय का प्रभाव लालचंद पर बहुत गहरा पड़ा। उसने अपनी सारी पुरानी आदतें त्याग दी और प्रायश्चित की राह पर चल पड़ा। अब वो अपने धन का उपयोग केवल संग्रह के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए करने लगा। उसने खुशी खुशी वो कुआं गांव वालों को दान कर दिया, जिससे सभी को पीने का पानी मुफ्त में मिलने लगा। लालचंद की ये उदारता देखकर लोग चकित थे। जहां पहले लोग उसे घृणा से लालची सेठ कहकर पुकारते थे, अब वे उसे दानी लालचंद के नाम से जानने लगे। लालचंद ने बीरबल को अपना मार्गदर्शक मानते हुए उनसे क्षमा मांगी। इस घटना ने यह स्थापित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समस्या को सुलझाने में नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करने में निहित है। और यही कारण था कि बादशाह अकबर बीरबल को नवरत्नों में सबसे ऊंचा स्थान देते थे। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय और करुणा की मिसाल बनकर अमर हो गई। बादशाह अकबर इस पूरे प्रसंग से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें शाही खजाने से बहुमूल्य रत्नों की भेंट देनी चाहिए। बीरबल ने बड़े ही विनम्र भाव से ये भेंट अस्वीकार कर दी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, रत्नों का मोल तोल किया जा सकता है, लेकिन किसी मनुष्य का बदला हुआ हृदय अनमोल होता है। मेरी सबसे बड़ी भेंट यही है कि लालचंद जैसे व्यक्ति ने दान का वास्तविक महत्व समझा। बीरबल के इस उत्तर ने बादशाह को और भी अधिक संतुष्ट किया।
दरबारियों ने भी महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती थी। लालचंद का ये रूपांतरण आगरा और उसके आसपास के राज्यों में पीढ़ियों तक परोपकार और पश्चाताप की एक मिसाल बनकर फैल गया। इस घटना के बाद जब भी कोई सेठ या व्यापारी न्याय के लिए दरबार आता, वो बीरबल की सलाह को राजाज्ञा से भी अधिक महत्वपूर्ण मानता था। ये बीरबल के चरित्र की वो चमक थी जो उन्हें केवल राजदरबार के एक मंत्री से कहीं ऊपर एक जननायक का दर्जा देती थी। अब अकबर को पूरा विश्वास हो गया था कि राज्य की सामाजिक और नैतिक डोर बीरबल के हाथों में सुरक्षित है। बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता ने कुछ ऐसे लोगों को भी प्रेरित किया जो उनकी प्रसिद्धि को चुनौती देना चाहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी, और इसी कारण जब दो प्रतिष्ठित व्यापारियों के बीच एक अजीबोगरीब विवाद उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने सीधे बीरबल से न्याय मांगने का फैसला किया। ये मामला एक प्राचीन विरासत में मिली हवेली से जुड़ा था। सेठ धनराज और सेठ यशपाल दोनों हवेली पर अपना दावा करते थे। धनराज का कहना था कि हवेली के तहखाने में छिपा खजाना उसका है, क्योंकि उसके पुरखों ने वो जमीन खरीदी थी। वहीं यशपाल का तर्क था कि चूंकि उसने कानूनी तौर पर हवेली का मालिकाना हक हासिल किया है, इसलिए तहखाने के नीचे की हर चीज पर उसका अधिकार है। दोनों ही सेठ धन के लालच में अंधे हो चुके थे और बीरबल को चुनौती दे रहे थे कि वे बताएं कि जमीन और उसके भीतर छिपी दौलत दोनों का असली मालिक कौन है। अकबर ने ये जटिल और पेचीदा मसला तुरंत बीरबल के हवाले कर दिया। बीरबल ने पूरी बात धैर्य से सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने अगले दिन दोनों लालची सेठों को दरबार में पेश होने का आदेश दिया, और इस बीच महल के कारीगरों को वो तहखाना खोलकर वहां से खजाना बाहर निकालने का निर्देश दिया। अगले दिन जब दोनों सेठ आमने सामने खड़े थे, बीरबल ने एक गहरी सांस ली और यशपाल से पूछा, सेठ जी, जब आपने हवेली खरीदी तो क्या आपने जमीन भी खरीदी या केवल जमीन के ऊपर की इमारत? यशपाल ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने कानूनी तौर पर पूरा मालिकाना हक खरीदा है, जिसमें इमारत और उससे जुड़ी जमीन शामिल है। बीरबल ने सिर हिलाया और धनराज की ओर मुड़े। और तुम धनराज, तुम्हारे पुरखों ने जमीन बेची, लेकिन क्या उन्होंने जमीन के नीचे छिपी मिट्टी और उसमें दबे धन पर अपना हक छोड़ा था? धनराज, जो केवल खजाने के लालच में था, बोला, नहीं, जमीन बेची गई थी, खजाना नहीं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने घोषणा की, तो ये स्पष्ट है, ये खजाना न यशपाल का है और न ही धनराज का। ये दौलत अब दोनों सेठों के कान खड़े हो गए। ये दौलत अब दो भूखी चीजों की है। दोनों सेठों ने उत्सुकता और लालच भरी आंखों से बीरबल को देखा। यशपाल पूछ बैठा, कौन सी दो भूखी चीजें, महाराज? अकबर ने गर्व से बीरबल को गले लगाया और कहा, वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ न्याय किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि असली खजाना केवल धन में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से किए गए जन कल्याण में छिपा होता है। लालची व्यक्ति हमेशा खाली हाथ लौटते हैं। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। दरबार की जय जयकार के बीच बीरबल ने विनम्रता से सम्राट का आभार व्यक्त किया। वो जानता था कि ये निर्णय सिर्फ दो लालची सेठों को सबक सिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ये संदेश देने के लिए था कि राज्य का धन हमेशा रचनात्मक और जन कल्याणकारी कार्यों में लगना चाहिए। अगले कुछ महीनों में उस जब्त की गई संपत्ति पर शानदार इमारतें खड़ी हुई और किसानों के सूखे खेत सिंचाई की उचित व्यवस्था से फिर से हरे भरे हो गए। लोगों को रोजगार मिला और शहर में समृद्धि लौट आई। जब भी कोई नई इमारतों या लहलहाते खेतों को देखता, तो उन्हें उन लालची सेठों की मूर्खता याद आती, जिन्होंने सोने के सिक्कों के लिए अपनी प्रतिष्ठा और विवेक का त्याग कर दिया था। अकबर अक्सर बीरबल से कहते, तुम्हारा न्याय केवल बुद्धि का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक स्थायी निवेश है, मेरे मित्र,
और बीरबल बस मुस्कुरा देते। परंतु उन लालची सेठों का क्या हुआ? वे जो अब अपनी खोई हुई दौलत पर शोक मनाते थे, उन्हें बीरबल ने कठोर परिश्रम करने का आदेश दिया था। वे अब शहर के सबसे निचले दर्जे के काम करते थे, और जब वे अपनी आंखों के सामने उन शानदार इमारतों और हरे भरे खेतों को देखते तो उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास होता। उनके सोने के सिक्कों का लालच उन्हें इतना महंगा पड़ा था कि वे अपनी प्रतिष्ठा और भविष्य दोनों गवा बैठे थे। एक दोपहर एक थकाहारा सेठ अकबर के महल के बाहर पानी भर रहा था। सम्राट ने उसे पहचान लिया। अकबर ने बीरबल से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या यह सजा पर्याप्त है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, लालच से प्राप्त संपत्ति क्षणभंगुर होती है, लेकिन चरित्र और विवेक से प्राप्त सम्मान स्थायी। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वे जानते हैं कि यह सब उनका हो सकता था यदि उन्होंने केवल सही राह चुनी होती। इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि बीरबल का न्याय सिर्फ सजा नहीं देता, बल्कि जीवन का सच्चा पाठ सिखाता है। समय बीतता गया और वो लालची सेठ, जिसका नाम अब सब पानी वाला कहने लगे थे, अपनी नई जिंदगी में ढल चुका था। कड़ी मेहनत ने उसे विनम्र बना दिया था। अब वो धन के ढेर के बजाय संतुष्टि की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन जब वो महल के द्वार पर अपना काम समाप्त कर रहा था, बीरबल उधर से गुजरे। सेठ ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बीरबल ने रुककर पूछा, सेठ जी, क्या अब भी तुम्हें अपने पुराने वैभव की याद सताती है? सेठ की आंखों में पश्चाताप का भाव था। उसने कहा, मंत्री जी, पहले मैं खुद को गरीब समझता था जब मेरे पास सब कुछ था, पर अब जब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे समझ आया कि सच्चा धन तो ईमानदार परिश्रम और शांति में है। आपके न्याय ने मुझे संपत्ति नहीं, बल्कि जीवन का सही रास्ता दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही मेरी सजा का असली इनाम है। और इस प्रकार उस सेठ ने न केवल अपनी संपत्ति खोई, बल्कि अपने लालच को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया। बीरबल ने फिर दरबार में बैठे सभी लोगों की ओर देखा। उन्होंने बादशाह अकबर को संबोधित करते हुए कहा, जहांपनाह, न्याय का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करना होता है। इस सेठ ने अपनी संपत्ति से ज्यादा जरूरी चीज, अपनी आत्मा का सुकून और ईमानदारी का मूल्य पाया है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत खड़े होकर बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुम्हें शब्दों से सम्मानित करना संभव नहीं है। तुमने एक लालची और मूर्ख व्यक्ति को एक सच्चा और नेक नागरिक बना दिया। बीरबल ने उस सेठ को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वो छोटे स्तर पर ईमानदारी से काम शुरू करे। अकबर ने भी राज्य के खजाने से कुछ राशि उसे सहायता के तौर पर दिलवाई। उस दिन दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने ये जाना कि यदि लालच मन में हो तो अथाह संपत्ति भी धूल के समान है, और सच्चा सुख केवल संतोष तथा सत्यनिष्ठा में ही निवास करता है। सेठ ने सिर झुकाकर बादशाह अकबर और बीरबल का हृदय से आभार व्यक्त किया। वो तुरंत उस रास्ते पर चलने लगा जो बीरबल ने सुझाया था, एक नया जीवन जो संतोष और परिश्रम की नींव पर टिका था। उसने राज्य के खजाने से मिली सहायता राशि का उपयोग सावधानी से किया और छोटे स्तर पर ईमानदारी से काम करना शुरू किया। अब वो बहुत कम मुनाफा कमाता था, पर इस बार उसे शांति और गहरी नींद नसीब होती थी, जो अथाह धन दौलत कभी नहीं दे पाई थी। कुछ ही समय में उसकी सत्यनिष्ठा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग अब उसे लालची सेठ नहीं, बल्कि सच्चा सेठ कहकर पुकारते थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर स्नेह से कहा, बीरबल, तुम केवल न्याय नहीं करते, तुम मानवता को भी नया जीवन देते हो। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा कि यह सब बादशाह की न्यायप्रियता का फल है। उस दिन के बाद उस सेठ की कहानी पूरे राज्य में यह संदेश देती रही कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र और उसकी ईमानदारी होती है। लालच की बेड़ियां टूट चुकी थी।
राज्य के बाजारों में अब एक नया माहौल था। जहां पहले मोलभाव और ठगी की शिकायतें आम थी, वही अब उस सेठ की दुकान सत्य और विश्वास का केंद्र बन गई थी। लोग दूर दूर से उसके पास व्यापार करने आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां उन्हें धोखा नहीं बल्कि न्याय मिलेगा। सेठ ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जन कल्याण और दान पुण्य में लगाना शुरू कर दिया। उसने गरीब व्यापारियों को बिना ब्याज के कर्ज दिया और जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की। उसका हृदय अब इतना विशाल हो चुका था कि वो लालच के छोटे दायरे में समा नहीं सकता था। एक दोपहर एक गरीब किसान अपनी फसल लेकर सेठ के पास आया। किसान के पास टूटी फूटी मुद्रा थी और उसे अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए थोड़े अधिक पैसे की आवश्यकता थी। पुराना लालची सेठ उसे झिड़क देता, पर नया सच्चा सेठ मुस्कुराया। उसने किसान को न केवल उचित मूल्य दिया, बल्कि अपनी तरफ से भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की, ये कहते हुए, ईमानदारी का व्यापार हमेशा मुनाफा देता है मेरे मित्र। किसान की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने न केवल सेठ को धन्यवाद दिया, बल्कि लौटकर पूरे गांव में इस नई उदारता की कहानी सुनाई। देखते ही देखते जो सेठ पहले केवल लालच के लिए जाना जाता था, अब अपनी दरियादिली और न्यायपूर्ण व्यापार के लिए प्रसिद्ध हो गया। उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यहां उन्हें धोखा नहीं मिलेगा। एक सप्ताह बाद सम्राट अकबर के प्रिय मंत्री बीरबल एक साधारण यात्री का भेष बनाकर उस दुकान पर पहुंचे। बीरबल के हाथ में कुछ पुराने जंग लगे सिक्के थे। उन्होंने सेठ से कहा, मुझे कुछ उत्तम चावल और गेहूं चाहिए, पर मेरे पास बस यही मुद्राएं हैं। इनका मूल्य शायद थोड़ा कम होगा। सेठ ने मुस्कुराकर उन सिक्कों को स्वीकार किया और सर्वश्रेष्ठ अनाज तौल कर दिया। बीरबल ने जानबूझकर कहा, क्या आपको लगता नहीं कि मैंने आपको कम पैसे दिए हैं? सेठ ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, ईमानदारी से कमाए धन में बरकत होती है मेरे मित्र। मुझे आपके विश्वास का अधिक मूल्य है, इन स्वर्ण मुद्राओं का नहीं। ये सुनकर बीरबल के चेहरे पर संतोष की चमक आ गई।